बीएड बीएससी पार्ट सेकंड ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। कल अपन ने अध्ययन किया था क्रियाशीलता का सिद्धांत। पहला टॉपिक अपना क्रियाशीलता का सिद्धांत था। क्रियाशीलता के सिद्धांत का अध्ययन किया था और क्रियाशीलता के सिद्धांत के अनुसार धरातल पर पाई जाने वाली हर वस्तु क्रियाशील होती है, परिवर्तनशील होती है। इसमें समय के साथ परिवर्तन होता रहता है। आज बच्चों अपन बात करते हैं पार्थिव एकता के सिद्धांत की। 3 सिद्धांत थे। पहला क्रियाशीलता का सिद्धांत था, दूसरा सिद्धांत आता है पार्थिव एकता का सिद्धांत। पार्थिव एकता से मतलब होता है पृथ्वी। तो पृथ्वी के जितने भी तत्व पाए जाते हैं आपस में एक दूसरे से क्या होते हैं, संबंधित होते हैं। पार्थिव एकता का मतलब होता है पृथ्वी में पाए जाने वाले जितने भी तत्व हैं ये आपस में एक दूसरे से संबंधित पाए जाते हैं, एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध रखते हैं। कोई भी परिस्थितियां होती है वो कभी भी अकेली विकसित नहीं होती है। इन परिस्थितियों का जन्म अनेक तत्वों के योग से होता है, अर्थात अनेक तत्व आपस में मिलते हैं और फिर बाद में किसका निर्माण करते हैं, अनेक तत्वों का निर्माण करते हैं। कोई भी तत्व अकेला विकसित नहीं होता है। इनमें आपस में एक दूसरे से जुड़े होने के कारण से समान प्रकार के भौतिक नियम क्रियाशील होते हैं। समान प्रकार के भौतिक नियमों का अध्ययन करें। सबसे पहले अपन अध्ययन करते हैं, जलवायु का अध्ययन करते हैं। अब जलवायु में अपन ने अध्ययन किया, एक उष्ण जलवायु का अध्ययन किया और एक अध्ययन किया समशीतोष्ण जलवायु का अध्ययन किया। अब उष्ण जलवायु कहां पर पाई जा रही है? अपन ने अध्ययन किया थार के मरुस्थल का अध्ययन किया और सहारा के मरुस्थल का अध्ययन किया। दोनों मरुस्थलीय क्षेत्रों का अपन ने अध्ययन किया। तो थार का जो मरुस्थल है वो तो भारत और पाकिस्तान में है। सहारा का जो मरुस्थल है ये कहां पर है? अफ्रीका में है। ये तो कहां पर हो गया? भारत और पाकिस्तान वाले क्षेत्र में हो गया। और ये वाला कहां पर हो गया? अफ्रीका में हो गया। अब दोनों मरुस्थलीय क्षेत्रों का अध्ययन करें तो दोनों की स्थिति अलग अलग पाई जाती है। पृथ्वी के संदर्भ में अध्ययन करें तो एक उत्तरी गोलार्ध में है और दूसरा कहां पर है? दक्षिणी गोलार्ध में है। दोनों की स्थिति क्या पाई जाती है? अलग अलग पाई जाती है। लेकिन फिर भी यहां का अध्ययन करें तो समान प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। थार के मरुस्थलीय क्षेत्र का अध्ययन करें चाहे सहारा के मरुस्थलीय क्षेत्र का अध्ययन करें, दोनों में समान प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। वही कटिलीय वृक्ष थार के मरुस्थल में होते हैं, वही कहां पर है? सहारा मरुस्थल में है। पेड़ पौधों की पत्तियां कांटों के रूप में वहां भी रूपांतरित हो जाती है और यहां भी रूपांतरित हो जाती है। छाल मोटी पाई जाती है, जड़ें लंबी पाई जाती है, क्योंकि दोनों में पानी की क्या पाई जाती है? कमी पाई जाती है। तो अपना कहने का मतलब है समान प्रकार की जलवायु में समान प्रकार की किसका जन्म होता है? वनस्पति का निर्माण होता है। दोनों क्षेत्रों में अगर समान प्रकार की जलवायु पाई जाती है तो समान प्रकार की जलवायु में समान ही प्रकार की क्या पाई जाती है? वनस्पति पाई जाती है। दूसरी बात अपन ने अध्ययन किया समशीतोष्ण। समशीतोष्ण जलवायु चाहे कोई से भी प्रदेश में हो, चाहे उत्तरी अमेरिका में हो, चाहे दक्षिणी अमेरिका में हो, चाहे अफ्रीका में हो, चाहे एशिया में हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया में हो, यहां पर चौड़ी पत्ती वाले सदाबहार वन पाए जाते हैं। कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? सदाबहार वृक्ष पाए जाते हैं। तो जहां पर समान प्रकार की जलवायु पाई जाती है वहां पर समान ही प्रकार की क्या पाई जाती है? वनस्पति पाई जाती है। अर्थात पृथ्वी के सभी तत्व आपस में क्या होते हैं? जुड़े हुए होते हैं। जुड़े हुए की बात करें अपन, जैसे अपना आ गया तापमान, आ गया वायुदाब, आ गया वर्षा,
वनस्पति, मिट्टी, ये सारे के सारे तत्व आपस में जुड़े होते हैं। आपस में जुड़े हुए किस प्रकार से होंगे? जैसे अपन ने कह दिया किसी भी स्थान पे तापमान अधिक है, अब किसी भी क्षेत्र में तापमान अधिक है तो वहां पर वायुदाब क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। किसी स्थान पे अगर तापमान अधिक पाया जा रहा है तो वहां पे वायुदाब क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और दूसरे स्थान से पवन आएगी और वर्षा क्या होगी? अधिक होगी। अगर अनुकूल परिस्थितियां मिलेगी तो वर्षा क्या होगी? अधिक होगी। और जब वर्षा अधिक होगी तो वनस्पति कैसी होगी? सघन होगी। अगर सघन पेड़ पौधे पाए जाते हैं तो वहां पर जो यानी पेड़ पौधों की जो पत्तियां है वो नीचे गिरेगी, और नीचे गिरेगी तो मिट्टी में कौन सी क्रिया करेगी? हुमस की क्रिया करेगी। और जब हुमस की क्रिया होगी तो उर्वरा शक्ति का क्या हो जाएगा? विकास हो जाएगा। अतः सारे तत्व आपस में जुड़े हुए हैं। तापमान का संबंध मिट्टी से भी पाया जा रहा है, तापमान का संबंध वनस्पति से भी है, तापमान का वर्षा से भी है, और तापमान का किससे है? वायुदाब से भी है। यही वनस्पति बड़ी होगी और मानसून को रोकने में सहायता प्रदान करेगी, और वापस यहाँ पर क्या होगी? वर्षा होगी। दोनों में क्या हो गया? संबंध हो गया। तो पृथ्वी के जितने भी तत्व पाए जाते हैं सब में क्या पाई जाती है? एकता पाई जाती है। और इसी सिद्धांत को क्या कहा जाता है? पार्थिव एकता का सिद्धांत कहा जाता है। ये वाली सारी की सारी क्रियाएं एक दूसरे को प्रभावित करती है, और एक दूसरे को प्रभावित करने के कारण साथ में ये परस्पर सहयोग भी करती है। और इसी के कारण से प्रत्येक तत्व की सत्ता आपस में क्या रहती है? बनी हुई रहती है। जितने भी तत्व पाए जाते हैं इनकी सतह आपस में क्या रहती है? बनी हुई रहती है। और इसी सिद्धांत को क्या कहा जाता है? पार्थिव एकता का सिद्धांत कहा जाता है। जैसे अपन ने अध्ययन किया आर्द्र प्रदेशों में जहां पर वर्षा अधिक हो रही है चौड़ी पत्ती वाले वन पाए जाते हैं। उदाहरण के तौर पे अध्ययन करें तो जहां पर आर्द्र क्षेत्र पाए जाते हैं वहां पर कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? चौड़ी पत्ती वाले वन पाए जाते हैं। और जहां पर शुष्क क्षेत्र पाए जाते हैं वहां पर कटीली वनस्पति पाई जाती है। कटीली वनस्पति का मतलब होता है पेड़ पौधों की जो पत्तियां होती है वो कांटों के रूप में रूपांतरित हो जाती है, छाल मोटी होती है, जड़ी लंबी होती है, और पत्तियां कांटों के रूप में और साथ में छोटी भी पाई जाती है। तो अंतर आ गया, एक स्थान पे चौड़ी पत्ती वाले वन पाए जा रहे हैं और दूसरे स्थान पे कटीली झाड़ियां पाई जा रही है। जीन ब्रुन्स के अनुसार किसी स्थान विशेष के जंतु मनुष्य तथा वनस्पति में आपस में पारस्परिक संबंध पाया जाता है, और इन सभी परिस्थितियों में अनुकूलन स्थापित करके वो क्या करते हैं? संतुलन स्थापित करते हैं। किसी भी प्रदेश में जीव जंतु भी पाए जाते हैं, वहां पर वनस्पति भी पाई जाती है, और वहां पर मनुष्य भी पाए जाते हैं। इन सब में आपस में क्या पाया जाता है? संबंध पाया जाता है। जैसे अपन ने अध्ययन किया उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में कटीली झाड़ियां पाई जाती है, तो वहां पर जो जीव जंतु होते हैं वो उन झाड़ियों को खाने वाले होते हैं। या तो भेड़ बकरी होगी या फिर बाद में ऊंट पाए जाते हैं। वहां पर गाय भैंस बहुत ही कम पाई जाती है। अनुकूल परिस्थितियां नहीं पाई जाती है तो वहां पर मनुष्य यानी जनसंख्या भी क्या करेगी? कम निवास करेगी। दूसरी तरफ अपन ने अध्ययन किया ध्रुवीय क्षेत्रों का अध्ययन करें तो वहां पे वनस्पति के रूप में जो टेगा प्रदेश होते हैं वहां पर कोणधारी वन पाए जाते हैं। उसी प्रकार के जीव जंतु होते हैं, ध्रुवीय भालू होता है, रेंडियर होते हैं। वनस्पति में अंतर आया, जीव जंतुओं में अंतर आ गया, और मनुष्य में भी क्या आ जाता है? अंतर आ जाता है। ये सारे के सारे तत्व आपस में जुड़े होते हैं, अतः इसे क्या कहा जाता है? पार्थिव एकता का सिद्धांत कहा जाता है। तो पार्थिव एकता के सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी के धरातलीय भाग पर पाए जाने वाले जितने भी तत्व होते हैं ये आपस में एक दूसरे से संबंधित होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, और इसी सिद्धांत को क्या कहा जाता है? पार्थिव एकता का सिद्धांत कहा जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार संपूर्ण पृथ्वी एक इकाई होती है, और जिसके विभिन्न भाग आपस में एक दूसरे से क्या होते हैं? जुड़े हुए होते हैं, संगठित होते हैं। चाहे वे तत्व जलवायु के हो और चाहे वनस्पति के हो, सारे के सारे आपस में जुड़े होते हैं। एक तत्व का अध्ययन कर लिया तो दूसरे तत्व का अपने आप ही आ जाता है।
कैसे आ जाता है? जैसे अपन ने अध्ययन किया, कटीली झाड़ियां पाई जाती है, दिमाग में अपने आप ही आ गया, वहां पे कैसी जलवायु पाई जाती है? वहां पे शुष्क जलवायु पाई जाती है। स्पष्ट हो गया? जहां पे कटीली झाड़ियां, वनस्पति कैसी होगी? शुष्क होगी। और अपन ने ये कह दिया चौड़ी पत्ती वाले सदाबहार वन पाए जाते हैं, दिमाग में आ गया वर्षा अधिक होती है। तो ये तो था अपना पार्थिव एकता का सिद्धांत। इसके बाद में अपन अध्ययन करते हैं वातावरण समायोजन का सिद्धांत। दो सिद्धांत हो गए। तीसरा सिद्धांत आता है वातावरण समायोजन का सिद्धांत। यानी वातावरण समायोजन का सिद्धांत क्या है? मनुष्य क्या करता है? अपने वातावरण के साथ समायोजन स्थापित करता है। विभिन्न प्रदेशों में निवास करने वाला जो मानव वर्ग है वो अपनी आवश्यकताओं के अनुसार तथा क्षमताओं के अनुसार जिस क्षेत्र में वो निवास करता है वहां के वातावरण के साथ क्या करता है? समायोजन स्थापित कर लेता है। मनुष्य उस प्राकृतिक वातावरण का उपयोग करता है और उस प्राकृतिक वातावरण का उपयोग करते हुए सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण करता है। अर्थात दो प्रकार के वातावरण का अध्ययन करते हैं। एक अपना होता है प्राकृतिक वातावरण और दूसरा होता है सांस्कृतिक वातावरण। यानी वातावरण के दो प्रकार हो गए, एक प्राकृतिक वातावरण और दूसरा कौन सा हो गया? सांस्कृतिक वातावरण। प्राकृतिक वातावरण तो किसे कहते हैं? ऐसा वातावरण जो कि अपने को प्रकृति के द्वारा प्राप्त होता है, क्या कहलाता है? प्राकृतिक वातावरण कहलाता है। और सांस्कृतिक वातावरण कौन सा होता है? प्राकृतिक वातावरण का उपयोग करते हुए मनुष्य जिस वातावरण का निर्माण करता है उस वातावरण को क्या कहा जाता है? सांस्कृतिक वातावरण कहा जाता है। तो मनुष्य जिस क्षेत्र में निवास करता है वहां के प्राकृतिक वातावरण का उपयोग करता है। और प्राकृतिक वातावरण में मनुष्य किसका उपयोग कर रहे हैं? वहां के जल का उपयोग कर रहे हैं, वहां की वनस्पति का उपयोग कर रहे हैं, वहां के जीव जंतुओं का उपयोग कर रहे हैं, वहां के खनिजों का उपयोग कर रहे हैं, और वहां की मिट्टी का उपयोग कर रहे हैं, और वहां की शक्ति साधनों का उपयोग कर रहे हैं। प्राकृतिक वातावरण है अर्थात इसमें उन तत्वों को लिया जाता है जो कि किसके द्वारा प्रदान किए जाते हैं? प्रकृति के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। मनुष्य क्या करता है? इस प्राकृतिक वातावरण का उपयोग करता है, मिट्टी का उपयोग करता है, वहां की शक्ति संसाधनों का, जल का उपयोग करता है, वनस्पति का, जीव जंतु और खनिजों का, और एक सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण करता है, सांस्कृतिक भूदर्शी का निर्माण करता है। जैसे मनुष्य ने मिट्टी का उपयोग किया और मिट्टी पर क्या किया? कृषि कार्य की, फसलों का उत्पादन किया, खाद्यान्नों का उत्पादन किया। मनुष्य ने खनिजों का विकास उपयोग किया और उसके द्वारा उद्योगों का संचालन किया, उद्योगों का निर्माण कर दिया। मनुष्य ने सड़कों का विकास किया, मनुष्य ने पुल बना दिए, मनुष्य ने आवास का निर्माण किया। तो ये सारे के सारे जितने भी तत्व हैं इनको किसमें लिया जाता है? सांस्कृतिक वातावरण में लिया जाता है। और सांस्कृतिक वातावरण क्या है? प्राकृतिक वातावरण का उपयोग करते हुए मनुष्य जिस भूदर्शी को जन्म देता है वो क्या कहलाता है? सांस्कृतिक वातावरण। तो वातावरण समायोजन का तात्पर्य है मनुष्य जिस क्षेत्र में निवास करता है वहां के प्राकृतिक वातावरण का उपयोग करते हुए सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण करता है। अर्थात मनुष्य कुछ प्रकृति के अनुकूल होता है और कुछ उसके रूप में रूपांतरण करता है।
या तो मनुष्य प्रकृति के क्या हो जाएगा, अनुकूल हो जाएगा, या उसके रूप में क्या कर देगा, रूपांतरण कर देगा। और इसी को क्या कहा जाता है, वातावरण समायोजन कहा जाता है। किसी प्रदेश में निवास करने वाला व्यक्ति या तो अपने वातावरण के साथ में अनुकूलन स्थापित कर लेता है, अनुकूल हो जाएगा, या फिर उसके रूप में क्या कर देता, रूपांतरण कर देता है। अनुकूलन का मतलब जैसे थोड़ी बहुत वर्षा हो रही है, अपन वर्षा में बाहर चले जाते हैं, अपने को कुछ भी नुकसान नहीं हो रहा है, अपना शरीर उस वर्षा के प्रति क्या हो गया, अनुकूल हो गया। अपन ने मकान का निर्माण कर लिया, रूपांतरण कर दिया, मकान में रह गए, बाहर वर्षा हो रही है। ऐसी स्थिति सर्दी और गर्मी के बारे में आती है। तो मनुष्य जिस क्षेत्र में निवास करता है वहां के वातावरण के साथ या तो अनुकूलन स्थापित करता है और या फिर बाद में रूपांतरण करता है और वातावरण के साथ क्या कर लेता है, समायोजन कर लेता है। अब इसके लिए मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं। एक विशेष जनजातीय वह वातावरण के साथ कैसे समायोजन स्थापित करते हैं। एक जनजाति है जो कि ध्रुवीय क्षेत्रों में निवास करती है और इस जनजाति का नाम है एस्किमो जनजाति। अब एस्किमो का तात्पर्य क्या होता है, कच्चा मांस खाने वाला। और ये वाली जनजाति टुंड्रा प्रदेशों में निवास करती है। अब ध्रुवीय क्षेत्रों का अध्ययन करें तो वहां पर बर्फ ही बर्फ पाई जाती है, बर्फ पाई जाती है, शीत प्रधान जलवायु पाई जाती है। अतः वहां पर किसी भी प्रकार की कृषि दशाएं नहीं होती है। उस बर्फ की परत के नीचे एक मछली पाई जाती है जिसको सील मछली कहा जाता है। ये लोग है ना, संपूर्ण एस्किमो जनजाति के लोग इस सील मछली के द्वारा अपनी आवश्यकता की पूर्ति करते हैं और इस आवश्यकता की पूर्ति करते हुए वातावरण के साथ समायोजन स्थापित कर लेते हैं। इसके मांस को खाने के रूप में काम में लेते हैं। इसकी जो खाल होती है उनसे वस्त्रों का निर्माण करते हैं, तंबू का निर्माण करते हैं और इनका आवास होता है इग्लू, उसको मरने का कार्य करते हैं। इसकी चर्बी को जलाने के रूप में काम में लेते हैं। इसकी तांत से वस्त्रों की सिलाई करते हैं और जो हड्डियों का ढांचा होता है उससे बिना पहियों की गाड़ी, स्लेज गाड़ी का निर्माण करते हैं। तो अपने वातावरण के साथ इन्होंने क्या कर लिया, समायोजन स्थापित कर लिया। वहां पर किसी भी प्रकार की कृषि दशाएं नहीं पाई जाती है, फिर भी वातावरण के साथ क्या कर लिया, समायोजन स्थापित कर लिया। तो मनुष्य जिस क्षेत्र में निवास करता है, मानव अपने वातावरण के साथ समायोजन स्थापित करता है, अर्थात कुछ मनुष्य प्रकृति के अनुकूल होता है, कुछ उसके रूप में रूपांतरण करता है और इसी को क्या कहा जाता है, वातावरण समायोजन कहा जाता है। ये अपना लेसन कंप्लीट। मानव भूगोल के 3 मूल सिद्धांत थे। पहला क्रियाशीलता का सिद्धांत हो गया, दूसरा पार्थिव एकता का सिद्धांत हो गया और तीसरा कौन सा हो गया, वातावरण समायोजन का सिद्धांत हो गया। अगले चैप्टर में अपन अध्ययन करेंगे, जनसंख्या का अध्ययन करेंगे। ओके, आज के लिए थैंक यू।